हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल विंग्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फिलीपींस बताऊंगा। दोस्तों, मैंने ये जो भी है पॉइंट उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है, ताकि जिन लोगों को हिंदी समझने में दिक्कत आती हो, प्रॉब्लम होता हो, वो इंग्लिश में इसको पढ़कर समझ सकते हैं। और मैं यहाँ पे जो वीडियो है उसको हिंदी वाले पॉइंट को ही बताऊँगा। ठीक है दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिलीपींस के संविधान 12 अक्टूबर 1986 ईस्वी में संवैधानिक परिषद के द्वारा, संवैधानिक परिषद 1986 यानी कि 1986 में बना था जो परिषद, उसके द्वारा बनाया गया। ठीक है, अब इसी को इंग्लिश में लिख दिया हूँ इंग्लिश वाले के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन फॉर 1986 क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फिलीपींस ऑन 12 अक्टूबर 1986। ठीक है दोस्तों, यह 15 अक्टूबर 1986 को सदन में प्रस्तुत किया गया तथा यह 2 फरवरी 1987 को अंगीकृत कर लिया गया और इसी दिन से यह प्रभावी हो गया। अब दोस्तों, ये अंगीकृत यानी कि उस दिन को अपना लिया गया, यानी कि उस दिन से उनको मान्यता प्राप्त हो गई 2 फरवरी 1987 को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ पे जो शासन का प्रकार है वो एकात्मक, अध्यक्षात्मक, संवैधानिक, गणतंत्र है। अब दोस्तों, एकात्मक का मतलब वो है जो मैंने जितनी भी फिलीपींस में शक्तियाँ हैं वो सारे एक सत्ता के पास होगी, यानी कोई एक व्यक्ति ही उसको नियंत्रित करेगा। इंडिया में जैसे यहाँ पे दो ही सदनात्मक माने यहाँ पे फेडरल सिस्टम है ना। फेडरल सिस्टम में यानी कि यहाँ पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार का अलग विषय होता है और दोनों अलग अलग अपने कानून बनाते हैं, लेकिन वहाँ पे वैसी व्यवस्था नहीं है और वहाँ पे केंद्र ही कानून बनाएगा। अब दोस्तों, अध्यक्षात्मक का मतलब ये है कि वहाँ का जो राष्ट्रपति है उसका पावर माने वही महत्वपूर्ण वहाँ है। वहाँ जितने भी काम होगा वो सारी उसकी जिम्मेवारी है और वही संवैधानिक तौर पे और वास्तविक तौर पे भी वहाँ का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होगा। अब संवैधानिक तो समझिए कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संविधान का चलेगा शासन। गणतंत्र यानी कि जो मैंने वहाँ का जो सर्वोच्च पद होगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा और इसी व्यवस्था को गणतंत्र बोलते हैं। जैसे इंडिया एक गणतंत्र है तो यहाँ पे जनता द्वारा ही जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उसके द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है, इसलिए यहाँ पे भी गणतंत्र है। ठीक उसी प्रकार से वहाँ पे भी गणतंत्र है। दोस्तों, ये जो अध्यक्षात्मक संवैधानिक गणतंत्र की व्यवस्था है वो एकदम अमेरिका में यही सिस्टम है। अमेरिका में भी अध्यक्षात्मक संवैधानिक व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट इज, फिलीपींस में द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था है, यानी कि जो वहाँ पे 2 हाउस हैं, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और सीनेट में 24 सीटें हैं और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 304 सीटें हैं। और सीनेट जो है वो वहाँ का उच्च सदन है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वहाँ का निम्न सदन है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट, दोस्तों यहाँ पे कुल 18 अनुच्छेद है। यहाँ जो संविधान है वहाँ का फिलीपींस का, उसमें केवल 18
आर्टिकल हैं। और दोस्तों जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उनका मैंने एक लिस्ट बनाया है और मैं आपको ये बता रहा हूँ। दोस्तों आर्टिकल फर्स्ट नेशनल टेरिटरी, यानी कि जो राष्ट्र का क्षेत्र होगा, राष्ट्र का जो ज़मीन होगा, ये सारे व्यवस्था मैंने उसमें लिखा हुआ है। मैंने कहाँ कहाँ उसका ज़मीन है, क्या है, आइसलैंड, जो सब पूरा उसका लिखा हुआ है। जिस पे उसका अधिकार क्षेत्र है वो पूरा उसमें वर्णित है। अब आर्टिकल 2 क्या बताता है? डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। ओके फ्रेंड, अब नेक्स्ट पॉइंट इज बिल ऑफ राइट। ये आर्टिकल 3 बिल ऑफ राइट, ये जो यूएस से लिया गया है, यूएस से उसका ही कॉपी किया हुआ है, यानी कि अधिकार का बिल, यानी कि वहाँ के जो सिटीजन है ना, उनको जो भी अधिकार दिया गया है उस सब का वर्णन आर्टिकल 3 में किया गया। अब आर्टिकल 4 जो सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता, अब वहाँ के कौन कौन से लोग नागरिक होंगे, इस सारी चीज़ों का वर्णन ये आर्टिकल 4 में दिया हुआ है। और अगर कोई दूसरे देश के नागरिक वहाँ के नागरिकता लेना चाहता है, इसका भी वर्णन इसी के आर्टिकल में किया हुआ है। ठीक है। अब आर्टिकल 5 जो है सफ्रेज, ये मताधिकार, मत से रिलेटेड ये आर्टिकल है और ये सभी को मत देने का अधिकार देता है। वहाँ का उन्हें कोई भी नागरिक हो, सबको देता है मत देने का अधिकार। नेक्स्ट आर्टिकल है लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, यानी कि वैधानिक संस्थाएं, यानी कि जैसे वो प्रधानमंत्री या जो भी उसका बने, और मंत्री परिषद, इस सब का वर्णन इसमें किया हुआ है। जो मैंने कानून बनाते हैं उन लोगों के लिए यह है। आर्टिकल 7 एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, यानी कि जो कारणीय संस्थाएं हैं, यानी कि उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों का जो समूह है उसके बारे में वर्णन किया गया है, कैसे कैसे काम करेगा इसका। जुडिशियरी डिपार्टमेंट आर्टिकल 8 है, जो न्यायपालिका। अब न्यायपालिका में वहाँ पे भी उस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हैं, ऐसी व्यवस्था है। वहाँ बार कोर्ट, वो काउंसिल कोर्ट भी होते हैं, ये सारी व्यवस्था है। ठीक है। अब आर्टिकल 9 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन, यानी कि संवैधानिक संस्थाओं के बारे में बात करता है। अब जैसे कुछ संस्थाएं होते हैं जो संविधान द्वारा ही बना दिया जाता है, और उसमें संविधान में लिखा होता है कि यह संस्थाएं काम करते रहेगी। जैसे अपना इंडिया में अगर देखें तो जो निर्वाचन आयोग है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है अपना इंडिया में, संवैधानिक संस्थाएं हैं हमारे इंडिया में। ठीक उसी प्रकार से वहाँ पे भी संस्थाएं होंगी। ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो है लोकल गवर्नमेंट, यानी कि पंचायत व्यवस्था, जो कि इंडिया में भी ऐसी व्यवस्था है। ठीक है। अब आर्टिकल 11 अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक ऑफिसर, यानी कि जो भी वहाँ का ऑफिसर होगा वो देश के प्रति कैसे जिम्मेवार होगा, क्या क्या, वो सारी व्यवस्थाएं उसमें वर्णित हैं। अब आर्टिकल 12 जो है नेशनल इकोनॉमी एंड पार्टिमोनी। ठीक है, पार्टिमोनी। अब नेशनल इकोनॉमी वहाँ पे मैंने धन वन का जो वित्तीय व्यवस्था है, यानी कि इकोनॉमिकल जो एस्पेक्ट है उनके बारे में वर्णन किया गया है। अब आर्टिकल 13 जो है सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट, ये आर्टिकल वहाँ के जनताओं को और जो भी नागरिक हैं उन सब के ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस के बारे में बात करता है। ठीक है दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों मैंने और भी बहुत सारे देशों के संविधान के बारे में बताया है। आप हमारे चैनल में जो वीडियो लिस्ट है उसमें जाके देख सकते हो। और मैं आसियान देशों का एक प्लेलिस्ट भी बनाया हूँ और सार्क नेशन का भी एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ, उसमें आप जाके देख सकते हो दोस्तों।
दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आपको अगर पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू फ्रेंड।